नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रूस ने सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। वहीं दमिश्क में रूसी दूतावास पर भी रॉकेट से हमले हुए हैं। इधर टर्की ने अपने आसमान में मंडरा रहे रूसी जेट को मार गिराया है और रूसी हमलों की निंदा भी की है। उधर नेटो ने भरोसा ये दिलाया है कि अगर टर्की रूस के खिलाफ आगे बढ़ता है तो वो उसका साथ देगा। तुर्की ने अमेरिका और रूस दोनों को ये चेताया है कि वो सीरिया में जो कुर्दिश विद्रोही हैं उनका साथ न दे। ऐसा लगता है कि सीरिया का ये संकट जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उलझता जा रहा है। वहीं दुनिया के देश भी सीरिया संकट पर दो खेमों में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ढकी छुपी जबान में कि ये तीसरी जो है वो जंग नजर आ रही है, तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरह नजर आ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये संकट आखिर कहाँ नजर आ रहा है और जो दुनिया की ताकतें हैं, जो महाशक्तियाँ हैं, वो किस तरफ हैं। दोनों अगर ताकतों को देखा जाए उनके सिरों पर। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, कई खास मेहमान। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ JNU से। दूसरे खास मेहमान भी JNU से हैं, प्रोफेसर AK पाशा, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़। विवेक काजू जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। और साथ ही मेरे साथ सुहासिनी हैदर भी मौजूद हैं, जो कि डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द हिंदू अखबार की। सुहासिनी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर पाशा ये बताइए कि जो अभी तक टर्की और रशिया के बीच सीरिया को लेकर एक जो समझ नज़र आ रही थी, जिसको एक बैलेंस कहा जा रहा था, वो क्यों टूट गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक जेट जो है वो उनके हवाई हिस्से में आ गया, सिर्फ ये वजह है या इसके पीछे और भी वजह हैं? नहीं, इसके कई कारण हैं। एक तो जो रशिया पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा जो बमबारी कर रहा है सीरिया में, शुमाली नॉर्दर्न एरियाज़ में उसमें कई गुटों को टर्की सपोर्ट कर रहा था और हथियार भी सप्लाई कर रहा था। और चूंकि वहाँ बाहरी बमबारी हो रही है, कई लोग विद्रोही वहाँ टर्की वापस आ रहे हैं। और बॉर्डर एरियाज़ में जो सिविलियंस हैं वहाँ हताई प्रॉविंस में पर्टिकुलरली, उन्होंने चुन चुन के पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को हैंड ओवर किया, लेकिन उनको अरेस्ट करने के बगैर उनको छोड़ दिया गया या स्पेशल टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसीज आकर उनको पकड़ के लेके गए। कहाँ गए, क्या हो रहा है, उनको पता नहीं। एक तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जो विद्रोहियों को, असद के विद्रोहियों की जो हथियार ट्रेनिंग दे रहा था, वो 500 मिलियन का ख़त्म हो गया और कुर्दिश रेबल्स को वो दे रहे हैं, जिससे कि वो तुर्की और उनके विवाद में बाधा इंक्रीज़ हो गया है। और तीसरी बात यह है कि जो उल्लंघन रशियन जेट्स कर रहे थे, तो पहले तो सीरिया और टर्की के जेट्स इन्वॉल्व थे। अब इससे ये ख़तरा बढ़ रहा है कि जो एयर डिफेंस असद मांग रहे थे वो देने की तैयारी में हैं। वो जो ग्राउंड फोर्सेस सपोर्ट करके हमाल, अलेप्पो, इदलिब वगैरह के एरियाज़ में जो पुश कर रहे हैं वो ये। और मेरे ख़्याल से जो मेन रीज़न ये है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान, वो कई स्पीचेस में पिछले 8-10 दिनों में उन्होंने कहा कि हम मान के ये चल रहे थे कि रूस हमारा दोस्त है। और बल्कि पिछले दिनों में काफ़ी बेहतर संबंध भी नज़र आए हैं दोनों देशों के। ट्रेड, पॉलिटिकल विजिट्स वगैरह वगैरह सब। लेकिन सीरिया के मामले में लेके वो काफ़ी उनके डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम नॉट ओनली सीरिया के बट रशिया के भी जेट्स अगर वायलेट करते हैं तीसरी बार, हम उनको मार गिराएंगे। और जो नाटो प्रोविजंस हैं, नाटो सेक्रेटरी जनरल तो खैर उनको सपोर्ट किया था, वो भी एक्टिवेट करेंगे बोल के। तो इस तरह से जो है उनको ख़ास नज़र आ रहा है कि हमको सब पता है कि टर्की IS के सोल्जर्स को भी नॉट ओनली पनाह दे रहे थे, जो जख्मी होते वो भी उनको भी टर्किश हॉस्पिटल। ये पूरा जाल समझना बहुत ज़रूरी है, पूरा नेटवर्क जो है कौन किसका साथ दे रहा है। यानी ये बात तो यहाँ तक है कि जिन कर्डिश रेबल्स का जिक्र हो रहा है, जिनको कि टर्की आतंकवादी कहता है, वो रूस को और अमेरिका को साथ साथ चेता रहे हैं कि हालांकि हम जानते हैं कि दोनों अलग अलग मुहाने पर हैं, कहाँ रूस है कहाँ अमेरिका है, लेकिन किस तरह से, क्यों साथ में वो कर्डिश जो रेबल्स हैं उनका साथ दे रहे हैं। एम्बेसडर काजू, ये बताइए फिलहाल कि क्या आप ये समझते हैं कि गुजरते दिनों के साथ, ख़ासकर ये जब से रूस ने हमला किया है सीरिया में, और अब बता रहा है रूस खुद कि अब तक का सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया है, क्या आपको लगता है कि ये मसला उलझ रहा है या सुलझ रहा है? और अब तुर्की ने भी एक तरह से जितनी गंभीर बात कही है, क्या आपको लगता है कि वो हमलावर हो सकता है? देखिए, मसला तो उलझ ही रहा है। और अब सीरिया के प्रश्न पे
मैं ना रूस में कोई लोच देख रहा हूँ और ना ही तुर्की में, और लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो और बड़ी शक्तियाँ हैं यूरोप की और अमेरिका, वो नहीं चाहेंगे कि ये तुर्की और रूस के संबंध इतने टूटें कि मामला इतना उलझे कि उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़े। तो अब तुर्की और रूस भी नहीं चाहेंगे कि सीरिया पर लोच तो नहीं है, लेकिन उनके संबंध भी बहुत गहरे हैं, आर्थिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं। अब ट्रेड में दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो पब्लिकली ऐसा कहने का क्या मकसद रहा होगा तुर्की का? क्या वाकई उनके चुनाव आ स्टेक्स रहा हाई हैं है। उनके लिए भी? हाँ, चुनाव आ रहा है। चुनाव क्या, कुछ चंद हफ्तों में चुनाव है तुर्की में, और बहुत ही मुश्किल चुनाव है। अब मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि राष्ट्रपति अर्दोगान का एक किस्म से राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करता है। हालांकि कहा ही जाता है कि निर्विवादित नेता हैं वो, निर्भर प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, लेकिन वो चाहते हैं रोल्स बदलते रहते हैं अपने। लेकिन वो चाहते हैं कि तुर्की की प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली बदल दें और जितनी शक्तियां उनके पास हैं उनसे कहीं ज़्यादा हों। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि चुनाव तक तो ये सब एक नई लोच दिखाने की नीति चलेगी। जहाँ तक रूस का सवाल है, सीरिया के ऊपर अब उसका सबर टूट चुका है, और रूस ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी एक शक्ति है। पुतिन को बहुत दबाया गया, उसको एक किस्म से कहीं जो अंग्रेजी में कहते हैं, he was driven into a corner, वो भी बाहर आ गया है। तो इस वक्त मामला तो नाजुक है। लेकिन कितना गंभीर है ये मामला, खासकर तुर्की के मद्देनज़र? जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके अलावा कितने स्टेक्स हैं, गंभीर हैं, जो कि तुर्की के सीरिया में हैं? जिस तरह से उनके बॉर्डरिंग, हम जानते हैं बॉर्डर पे जितना सीरियस हालात हैं इस वक्त, और ये नहीं मान सकते कि तुर्की जो है वो बिल्कुल अछूत रहेगा जो कुछ सीरिया में हो रहा है। तो क्या वाकई मामला गंभीर भी है पॉलिटिकल पोस्चरिंग के अलावा? देखिए, गंभीर तो है, तुर्की अछूत तो रहा ही नहीं है। रेफ्यूजीज़ का मसला देख लीजिए, वो तुर्की का मसला है, और उसको जिस तरह तुर्की ने हैंडल किया है उसकी साया यूरोप पे पड़ रही है, सब जानते हैं। फिर लेकिन दरअसल बात तो ये है कि तुर्की एक किस्म से सीरिया में इन्वॉल्व हो गया है, होना चाहता है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। एक किस्म से एक तुर्की की जो विजन है वो आज से नहीं, कुछ चंद सालों से, अगर आप देखें 10 साल से, वो कुछ जैसे पुरानी ऑटोमन एम्पायर का ज़माना था, जहाँ तुर्की अपने पैर फैलाना चाहता था नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, इराक में, सीरिया में, इधर सेंट्रल एशिया में अपने आप को जिस तरह पोजीशन कर रहा था। तो मैं तो समझता हूँ एक किस्म से उन्होंने अपना जाल बिछाया और उसी जाल में वो उलझते गए। कहाँ तो यूरोपीय यूनियन तक जाने की बात हो रही थी और फिर वापस वहाँ से हताश हुए हैं। जी, वहाँ से हताश होकर यहाँ मैं कुछ दो पॉइंट्स जल्दी से बताना चाहता है। पिछले 2-3 सालों में आर्थिक स्थिति भी तुर्की में काफ़ी गंभीर हो गई है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स गिरते आ रहे हैं इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी, आर्थिक प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात, पिछले हफ्ते अमेरिकन एम्बेसी अंकारा में उन्होंने एक सर्वे कराया, और उस सर्वे का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आधे से ज़्यादा तकरीबन 65% तुर्की के अवाम, जनता, वो ये चाहते हैं कि तुर्की सीरिया में कोई मदाखलत ना करे, जिससे रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है उससे और स्थिति बिगड़ जाए, और रिलेशंस भी दूसरे, क्योंकि तुर्की के रूलर्स, बोथ प्राइम मिनिस्टर और एर्दोगन, वो कहते आ रहे हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी ज़ीरो प्रॉब्लम्स की है, किसी के साथ प्रॉब्लम है। अब ये हो गया है कि रूस के साथ प्रॉब्लम है, ईरान के साथ सीरिया में, इराक के साथ, कुर्गी, सीरिया, सभी के साथ प्रॉब्लम। तो वही बस्टरकार्जो जो कह रहे हैं कि उलझ सा गया है फिलहाल तुर्की, जो अपने आप को सबका अच्छा बनाता था। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, ये बताइए कि जिस तरह से बात आने से पहले ही नेटो ने जैसे उसका जवाब दे दिया है, कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है नेटो को कि चलिए तुर्की को आगे रख के हम अपने जो हैं हित वो साधेंगे, तुर्की को आगे रख के हम
फिलहाल एक तरह से मज़ा ले रहे हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है? वेल, ये मज़ा लेने वाली बात तो नहीं है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है वहाँ पे। लेकिन ये आप देखिए कि पिछले कई साल से तुर्की में गृह युद्ध तो चल रहा था और लग रहा था कि उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में मैं कहूँगा बदला है, उसमें हुआ ये है कि एक तो अब रूस का सीधा उसके अंदर हस्तक्षेप है, इतने हवाई हमले उसने किए हैं। उसके बाद जो 2 मिलियन के करीब जो शरणार्थी वहाँ तुर्की में है, उसके बाद जो पूरा, जैसे अम्बेसडर साहब ने बताया, पूरी एक बहुत बड़ा संकट पूरे यूरोप में उससे हो गया है। तो यूरोप भी एक तरीके से अब चाहने लगा है कि इसका कोई ना कोई हल निकले, वरना उनके लिए एक बहुत लंबी समस्या उनके लिए बनने वाली है। और अभी कल परसों ही जब उनकी जो मीटिंग वहाँ के विदेश मंत्रियों की हुई, तो उसमें जो हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की EU की, तो उनको अभी भी वो लगता है थोड़े उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करें। एक तो उन्होंने माना कि उनको समझ में नहीं आ रहा, खुद ही उन्होंने कहा कि ना तो ये पॉजिटिव है रशिया की इंटरवेंशन, ना ये नेगेटिव है, लेकिन डेफिनेटली ये गेम चेंजिंग सिचुएशन है। तो अब ये हो गया है कि रशिया के वहाँ पे एंटर करने से सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। लेकिन जो सवाल आपने जैसे पहले पूछा था कि उसे उलझ सकती है या सुलझ सकती है, मुझे ये लगता है कि सिचुएशन दोनों तरफ जा सकती है। अगर इसको सारी बड़ी शक्तियां स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इसको ठीक से मिल बैठ के थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि अब तो तब तो ये सुलझ भी सकता है। और उस सुलझने में ये मामला अब ये समझ में आ रहा है कि पहले सभी पश्चिमी शक्तियां ये चाहती थी कि असाद रजीम है वो जाएगी तभी उसका कोई हल निकलेगा, लेकिन रशिया की हस्तक्षेप के बाद ये हो गया है कि अब मुझे लगता है कि जो भी फाइनल रिजल्ट वहाँ पे सेटलमेंट होगा, उसकी एक भूमिका उसके अंदर रूस ने पक्की कर दी है। ये एक लगता है कि जो भी उसका हल अगर निकलेगा, लेकिन रूस ने यह भी कह दिया है कि सीरिया के अंदर लीडरशिप दिखाने का उसका कोई मकसद नहीं है। वो कहने की बात है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि इस सरकार को स्थायी करना हमारा एक मकसद है। ये भी उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सबको समझा दिया। अमेरिका की बात भी सही हो गई। अमेरिका ने कहा कि ज्यादा समय तक वहां बनाए रखने में काम कर रहा है रूस। लेकिन उसमें समझने वाली बात यह है कि एक तरीके से ये भी लग रहा है कि एक प्रॉक्सी युद्ध वहां पे चल रहा है और उसके बड़े गंभीर परिणाम दुनिया ने पहले दशकों में देखे हैं। अगर आप देखें यूक्रेन में भी, अगर देखें, यानी आप भी कह रहे हैं कि अमेरिकी और रूसी जहाज जो हैं वो सीरिया के आसमान में टकराएंगे और टकराने वाले ही थे। इनफैक्ट आज ये भी एक खबर थी। लेकिन यह है कि अब वो जो प्रॉक्सी युद्ध अगर वहां पे चल जाता है और जैसे उसके परिणाम आज से 20-30 साल पहले वहां पे हुआ करते थे, उसका होगा क्या। अगर आप यूक्रेन को भी देखते हैं, एक तरीके का वो युद्ध ऐसा भू राजनीति का चला और उसके नतीजे में उसके हजारों लोग मर गए हैं, क्रीमिया चला गया है। वैसे ही अगर उस तरीके का युद्ध वहाँ पे ये सारी बड़ी शक्तियाँ वहाँ पे खेलती हैं, तब तो उससे और तबाही वहाँ पे मचेगी। लेकिन मुझे लगता है कि समझ लोगों को धीरे धीरे आएगी और आ रही है, खासतौर से यूरोप उसको और जल्दी से समझने लगा है। तो उससे हो सकता है मामला कुछ सुलझे और उसमें, लेकिन जो सुलझेगा उसके अंदर ये भी बात अब तय है कि रूस अब सिर्फ सीमित नहीं रह गया है अपने ही पोस्ट सोवियत स्पेस के अंदर। अब वो उससे आगे ये जो मध्य एशिया वाला इलाका है इसके अंदर भी आ गया है। उसके अंदर भी उसने दिखा दिया है कि जो भी बड़े समस्याएं हैं इस दुनिया की, उसके अंदर रूस को भी एक बड़ी शक्ति मान के और एक महत्वपूर्ण शक्ति मान के उसको साथ में मिलाना पड़ेगा, तभी समस्याओं के सही हल निकलेंगे। अगर उसको परे करके रखेंगे तो उसके गंभीर परिणाम दूसरे किस्म के निकलेंगे, जो अब वो रशिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे ये लग रहा है। स्वास्थ्य अंदर आप इस मसले को किस तरह समझती हैं? खासकर ये तो डेवलपमेंट हुआ ही है कि तुर्की ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उनका जेट गिरा दिया है अपने आसमान में, नेटो ने कह दिया है हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़िए। लेकिन इस सब के अलावा जो तुर्की ने जिस तरह से जो कर्डिश मिलिशिया है उसके बारे में जो चेताया है रूस को और अमेरिका को, ये कितना बड़ा खतरा है? समस्या को हम कैसे समझेंगे? कुर्दों की आबादी तुर्की में, सीरिया में भी, इराक में भी, और क्यों चेताने की इतनी बड़ी वजह क्या रही है ये? अरफा, मैं ज़रूर कहूँगी जितने डेवलपमेंट्स पे टिप्पणी हमारे एक्सपर्ट्स ने की हैं, विशेषज्ञों ने की हैं, वो काफ़ी है। एक बड़ी तौर पे अगर आप मुझे पूछें तो मैं कहूँगी कि 60 या 70 अब देश हैं जो किसी तरह से इन्वॉल्व हैं आज सीरिया के ऑपरेशंस में। आप देख लें, अगर अमेरिका का जो कोलिशन ऑफ द विलिंग उन्होंने पिछले साल बनाया था, एक तरफ है रशिया और उनके एलाइज, एक तरफ हैं ईरान के साथ। तो मुझे लगता है इन देशों में जो एक्चुअल डिफरेंस है ये इनके मकसद का है।
एक तरफ जो आपने यूएस कोएलिशन देखा है, जो फ्रांस उसमें है, टर्की भी उसमें है एक तरफ से, उनका मकसद दो भागों में है। एक पार्ट है ज़रूर आइसिस को हराना, आइसिस को रोकना, और उन्होंने जो टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है उसको छोटा करना इराक और सीरिया में। लेकिन दूसरा मकसद ये भी है कि प्रेसिडेंट असद को किसी तरह से हटाना। आप अगर रूस की तरफ देखें तो उनके जो दो मकसद हैं, वो एक तरफ है आइसिस को हराना, लेकिन प्रेसिडेंट असद को सपोर्ट भी देना है। और मुझे लगता है कि जब रशिया ने अपनी प्लेन्स को, अपनी एयरक्राफ्ट को दमास्कस या सीरिया में लैंड किया है, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि कोई भी यूएन रेजोल्यूशन या यूएस का रेजोल्यूशन वहाँ पे एक नो फ्लाई जोन अब नहीं बना सकता है। मतलब सीरिया के ऊपर जैसे लिबिया के ऊपर एक नो फ्लाई जोन बन गया था, जिसके बाद गद्दाफी के फौजों को हराया गया था, ये अब रशिया ने नामुमकिन कर दिया है अपनी एयरक्राफ्ट वहाँ रख के, कि क्यों कोई वहाँ पे अब उनको नहीं कह सकता है, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, कि यहाँ पर एक नो फ्लाई जोन बनेगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये दो मकसदों को देखें कि इन दोनों गुट के जो अलग अलग मकसद हैं, इससे आपको हल का भी कोई अंदाज़ा निकल सकता है। अगर एक गुट एक मकसद को गिव अप करता है, अगर यूएस और उनके साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि असद को अभी हटाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि दोनों साइड एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनका एक ही मकसद होगा, वो है आइसिस को हराना। जी, एम्बेसडर कारजू, अगर देखा जाए फिलहाल जो कुर्दिश समस्या को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और बहुत बड़ी जो है वो समस्याओं में एक शामिल है कि किस तरह से जो YPG मिलिशिया कही जाती है वहाँ पर PYD पॉलिटिकल विंग के ज़रिए बैक की हुई। पहली बात तो ये कि कम सुने गए नाम है, खासकर भारतीय अगर मीडिया का हम जिक्र करें, तो ये समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना गंभीर समस्या है तुर्की के लिए। माना जा रहा है कि इस मिलिशिया को रूस भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है, और टर्की में जो है ये कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ है, जो अलगाववाद है, उसको बढ़ावा दे सकता है। तो टर्की के जो है इस मामले में भी स्टेक्स हाई हैं सीरिया में। मैं इसके पहले दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि पहली बार रूस ने ये बात ज़ोर से आगे बढ़ाई है कि हुकूमत परिवर्तन उसको कबूल नहीं। जैसे अभी तक पाश्चात्य शक्तियाँ हुकूमत परिवर्तन तो करती ही थीं, इराक़ में उसी लिए हस्तक्षेप किया, लिबिया में हस्तक्षेप किया, हाँ मस्र में हुकूमत परिवर्तन हुआ लेकिन फ़ौज फिर आ गई, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। सीरिया में एक किस्म से रूस ने स्टैंड लिया। दूसरा, सुहासिनी जो कह रही थी बिल्कुल सही है कि अगर सब लोग ये मान जाएं कि सबसे प्रायोरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आइसिस से लोहा लेना, तब तो मामला साफ सही हो जाए। तो और मुझे लगता है कि हम भारत के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आइसिस को किस तरह समाप्त किया जाए। अब मिडल ईस्ट के रेफरेंस जहाँ तक कुर्दिश मामला है, वहाँ पे मुझे लगता है कि तुर्की के सामने एक बड़ा असमंजस है। एक तो उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, वो किस तरह उनसे निपटे। दूसरा, एक ट्रेडिशन रही है हेवी हैंडेडनेस की, कि उनको कुचला जाए। और तुर्की में ही नहीं, कुर्दों के तो ये इतिहास गवाह है कि तो कुर्दों के साथ सभी इस तरह का रवैया करते हैं, जहाँ जहाँ वो बसे हैं बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन अब कुर्दों में भी अलग राष्ट्र की मांग, इसलिए अलग बार-बार राष्ट्र जोर के पकड़ती रही है। सब, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुर्दों में भी अब एक चेतना आ गई। अब रूस और तुर्की के बीच एक ये भी तो मसला है कि कुर्दों को रूस टेररिस्ट नहीं मानता है, तुर्की मानता है, और अमेरिका तो सपोर्ट करता है, अमेरिका लेकिन वो सपोर्ट आइसिस के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है, और इधर तुर्की में आइसिस को लेकर सिंपैथी है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मामला उलझा हुआ है। इसका समाधान एक ही है, और वो समाधान है कि सबसे बड़ा चैलेंज आइसिस है, इसको हम खत्म करें, उसके बाद देखा जाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर पाशा, इसमें जो $20 बिलियन की जो गैस डील का जिक्र हो रहा है, जो रूस और
टर्की के बीच होने ही वाली थी, जिससे कि बेहतर हालात रूस के हो सकते थे। हम जानते हैं कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर लीडरशिप रोल जिसको मना किया है रशिया ने कि वो नहीं निभाना चाहते, लेकिन अगर निभाना भी चाहे, जिसको एम्बेसडर काटजू कह रहे हैं कि पहली बार स्टैंड ले लिया, स्टैंड लेने के लिए भी एक बड़ी आर्थिक मजबूती की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है रूस को कि ये डील ना होने से जो एक आर्थिक मजबूती मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी? नहीं, आपने सही फरमाया, लेकिन मेरे ख्याल से पहले दो नुक्ते हमको मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो टर्की और सीरिया का बॉर्डर तकरीबन 900 किलोमीटर का है, जिसमें 600 किलोमीटर तक ये कुर्दिश लोग हैं, और वो बहुत कठिन मसला हो गया है, इसलिए कि वहाँ की जो कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पीकेके के सिंपैथेटिक है, और टर्की ये नहीं चाहता कि पीकेके का इन्फ्लुएंस बढ़े, और इसीलिए वो अमेरिका के साथ भी मतभेद रखता है, क्योंकि अमेरिका इन कुर्दों को हथियार दे रहा है और वो ये मान के चल रहे हैं कि यही कुर्द जो है इस्लामिक स्टेट को शिकस्त दे सकते हैं, हरा सकते हैं, और ये टर्की किसी हाल में वेपन्स ये कुर्दिश ग्रुप को देना नहीं मानता ये। और दूसरी बात यह है कि ये सीरिया के कुर्दिश ग्रुप्स और इराक के कुर्दिश ग्रुप्स ये दोनों भी मिलते आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर मिला हुआ है, और ये इराक में तो हमला भी कर चुका है तुर्की कई बार वहाँ हाँ, कुर्दिश लोगों। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इराकी कुर्द और सीरिया के कुर्द हैं दोनों मिल गए हैं अब, जो ग्रुप्स, और इनका जो है इन्फ्लुएंस, असर और रसूख टर्की पे जो 20% कुर्दिश ग्रुप हैं उनके साथ भी काफ़ी मेल जोल है, और ये तीनों ग्रुप जो है फॉर्मिडेबल फोर्स बन गए हैं। और तीसरी बात, एर्दोगान साहब जो काफ़ी परेशान हैं, इसलिए कि जो कुर्दिश ग्रुप की पार्टी है एचडीपी, वो उभर के आ रही है, और 40% से जो नौजवान टर्की में हैं अब उनके पॉपुलेशन के लिहाज से वो कुर्दिश हैं। बिल्कुल। तो अगले 20-25 साल में कुर्दिश इन्फ्लुएंस टर्की में ही बढ़ जाएगा, और ये तीनों भी मिल गए तो। और जो अलगाववादी सेंटिमेंट्स है उनको कैसे अलग रखा जाए, जिस तरह से कह रहे थे एम्बेसडर काटजू की जो हाई है, लेकिन आपका सवाल जो गैस का था वो बहुत अहम है। किसी भी हालत में फिलहाल टर्की जो है रशिया की गैस खोना नहीं चाहता है, और उसको ये टर्की का, एर्दोगान का ये भी उम्मीद है कि अगर ये सीरिया में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, असद चले जाते हैं और वहाँ की हुकूमत अंकारा के इन्फ्लुएंस में आती है, तो जो मेडिटेरेनियन में जो गैस पाई गई है, सब बड़े बड़े भंडार, उसमें टर्की का भी हिस्सा होगा, और नॉर्दर्न साइप्रस की जो तुर्किश गवर्नमेंट है उसका भी हिस्सा होगा। वो उम्मीद लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। प्रोफेसर सचदेवा, ये बताइए, हम जानते हैं कि भारत और चीन एशिया की 2 बड़ी ताकतें हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक्स तो नहीं है, बहुत इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से महाशक्तियाँ बटी हुई हैं, सुहासिनी कह रही हैं 60 से 70 देश ऐसे हैं जो फ़िलहाल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और 2 खेमों में बटे हुए हैं। भारत और चीन को आप कहाँ देखते हैं? अब आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल हम डायरेक्ट तौर से ना ही तो हमारे ऊपर कोई सीधा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ना ही हम उनको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम से एक बात समझ में आ रही है कि अगर जितने तीसरी दुनिया के देश हैं, अगर वो पुराने वाली राजनीति में फिर चले जाते हैं तो उन्हीं का नुकसान और ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए भारत और मुझे लगता है बाकी तीसरी दुनिया के देश भी यही चाहेंगे कि किसी तरीके से इसका जल्दी से हल निकले, और जो जितने कंट्रीज वो कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग आतंकवादी गुटों को अलग अलग तरीके से देखना, वो भारत पहले से ही कहता है कि आतंकवादियों में अगर आप फर्क करना शुरू कर देते हैं तो उसमें बड़ी मुश्किलें पड़ती हैं। तो वो सारे के सारे देश भी वही एक चीज़ वहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसा कह रहे थे कि पहले मेन टारगेट अगर ISIS है, और उसके अंदर अगर उसको सारे पहले कोशिश करते हैं कि ख़त्म करें या उसको कमज़ोर करें, तो उसके बाद वहाँ पे जो जैसे वहाँ पे लोग सीरिया के अंदर चाहते हैं, असद को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उनको डिसाइड करने दीजिए। बाहर वाले लोग अगर उसके अंदर बहुत इंटरफेरेंस करते हैं तो उससे वहाँ की समस्याएं ज़्यादा उलझती हैं, कोई उससे समाधान उसका निकलने वाला नहीं है। लेकिन रूस के पूरे जो उस एंट्री के बाद, तो जो पिछले 10-12 साल की 15 साल की जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, उसके अंदर मुझे लगता है काफ़ी बदलाव शुरू हो गया है। अब वो किस तरफ बदलाव जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर हो गया है कि वो पहले जैसी चीजें नहीं रही हैं।
और उसका नुकसान सारे के सारे देशों को भुगतना पड़ जिसमें रहा है। दूर से खड़े रहकर भी जी, आंच जरूर आ जो सकती आंच है। जरूर आ सकती है। माफ और कीजिएगा, ये समय बिल्कुल जी, समाप्त हो गया। सुहासिनी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि कमोबेश अगर बहुत मुलायम तरीके से भी देखा जाए तो भी एक तरह से ऐसा लगता है तीसरे विश्व युद्ध जैसा माहौल है कि कुछ ताकतें एक तरफ हैं, कुछ ताकतें दूसरी तरफ हैं, और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो लोग दूर खड़े देख रहे हैं, उन तक भी आंच आएगी। भारत का रुख कैसा है? बिल्कुल। और अरफा, अगर आप वो तस्वीर देखें कल जिसमें एक सीरियन रेबल की तस्वीर थी, वो यूएस सप्लाइड मिसाइल्स को यूज़ कर रहे थे एक रूसी टैंक को मारने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध का आप कह रहे हैं ना, डर तो यही लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस और रशिया बातचीत भी काफ़ी कर रहे हैं। आज प्रेसिडेंट पुतिन ने भी यही कहा है कि वो यूएस के साथ काम करना चाहते हैं। यूएस से भी हमने ऐसे ही कुछ सुना था पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। और इतना ज़रूर है कि पहला प्रायोरिटी आईसिस को हराना ही बन सकता है अगर सबको एक साथ ले जाना पड़े। भारत का रुख कहाँ का जिसका आपने जिक्र किया था, मुझे लगता है जॉर्डन में भारतीय ऑफिशियल्स ने एक स्टेटमेंट दिया था जो भारत का अब तक सिर्फ एक इकलौता स्टेटमेंट है रूस के रोल पे सीरिया में, जहाँ पे उनको पूछा गया था कि आप रूस को रोकेंगे अपने इंटरवेंशन से, और वहाँ उन्होंने कहा था कि हम रूस को नहीं रोकेंगे। हम समझते हैं, जैसे रूस ने खुद कहा है, कि रूस वहाँ पर आईसिस को हराने के लिए, आईसिस को रोकने के लिए उधर है, और उनके साथ जो भी टेररिस्ट शामिल हैं उनको रोकने के लिए है। तो मुझे लगता है जरा हल्के से भारत का इशारा ये है कि वो रूस को रोकना नहीं चाहते हैं, तो उसकी बात वो रख रहे हैं। यानी कि अंदर खाने बात जो है समझ में ज़रूर आ गई है, चाहे परोक्ष रूप से ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी हैदर आपका। तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि रूस का जो है वो दाखिला सीरिया में एक गेम चेंजर तो है, लेकिन यहाँ मेहमान ये कह रहे हैं कि अब आगे कैसे कदम बढ़ाए जाएंगे ये इस पर निर्भर करेगा कि ये मामला यहाँ से उलझता है या वाकई सुलझने की दिशा में आगे बढ़ता है। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।